जिस्म और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कितने हमने अभी जो पढ़ा था फॉर्म 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। फॉर्म 10 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फॉर्म 12, 13, 14 तक हमने पढ़ा था। जो था फॉर्म थे वो हम दोबारा रिवीजन थोड़ा करते हैं जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले जो फॉर्म हमने पढ़ा था वो था पार्ट ए ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 101। ये वो था कि अगर कभी भी हम एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं, डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जैसा परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपका बिजनेस है। ये था पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। हम पढ़ रहे थे पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 0। ये था कि जब हम जितने भी फॉर्म थे डिक्लेयर करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पैन कार्ड, ये करने के बाद हमें टेम्परेरी एक नंबर मिलता था, उससे हम एप्लीकेशन फाइल करते थे फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो जब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो जो डिक्लेयर करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करने के बाद हम पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फाइल करेंगे। देन जब हम फाइल कर लेंगे ये पार्ट बी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगी जो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 में होगी ना। फॉर्म 2 हो गया। अब फॉर्म 3 की बात करते हैं तो फॉर्म 3 ये था कि जब जब ऑफिसर जो इंचार्ज है, जो ऑफिसर है, उसे लगती कोई डिफिशिएंसी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्यूमेंट दिया वो गलत है, तो आपको वो एक नोटिस सेंड करेगा कि जो आपने गलती करी है उसे सही कर ले। किसमें? नोटिस जो सेंड करेगा प्रॉपर ऑफिसर द्वारा वो रजिस्ट्रेशन 303 में होगा। देन आपको 7 दिन के अंदर उस फॉर्म के अगेंस्ट जो उस नोटिस दी, उस नोटिस के अगेंस्ट आपको रिप्लाई करना है 7 वर्किंग डे के अंदर का। किस फॉर्म में? रजिस्ट्रेशन 04 में। उसके बाद अगर अगर आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 4 में आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको ऑर्डर दिया जाएगा एक एप्लीकेंट को, किसमें? इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में। 5 फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं छठे की। तो छठा इसलिए था कि जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, प्रॉपर ऑफिसर भी सेटिस्फाई हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट से, सारे इन्फॉर्मेशन से, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देता है। और सर्टिफिकेट जो इशू करके देता है वो इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में होता है, जिसे हम सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेट भी बोलते हैं ना। अब बात करते हैं 7 की। तो जो हमारा 7 था वो इसलिए था कि जब भी हम कोई भी टैक्स डिडक्शन टैक्स करते हैं या फिर कलेक्ट टैक्स करते हैं तो हमें अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो हमें फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। Then, हमें 6 में अगर हम ये भी सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर एक पर्सन कोई भी अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो उससे जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 06 में मिलते हैं। देन 8 ये था कि अगर आप आगे चल के लायबल नहीं होते फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स, फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो आपको रजिस्ट्रेशन 08 भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन 08 फाइल करना पड़ेगा, कैंसिल कर देंगे ऑफिसर और उनको आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर हम रजिस्ट्रेशन 9 पढ़ रहे थे। इसमें ये था कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो हमारे यहाँ आके अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफिसर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये हो गया 09। अब बात करते हैं 10 की। जो हमारा 10 था वो उन लोगों के लिए था कि कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एसेस या फिर कोई भी रिट्रीवल सर्विस
जो प्रोवाइड कर रहे एसेस कर रहे उन्हें जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 में करवाएंगे। देन एक्सटेंशन इन पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, इन्हें जो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन वो 90 डे के लिए दिया जाता है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन उन्हें लगता है कि हम कुछ दिन और रुक के यहाँ बिजनेस करेंगे, तो वो जब बिजनेस करेंगे तो 90 डेज से आगे टाइम बढ़ाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन 11 फाइल करेंगे। सिंपल। फिर क्या है रजिस्ट्रेशन 12, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन लायबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन तो उसे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसलिए वो क्या करेगा, खुद ही रजिस्ट्रेशन कर देगा, टेम्परेरी बेसिस इशू कर देगा एक ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल में। नाउ अब बात करते हैं 13 की। कोई भी पर्सन जो चाहता है कि मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिले अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 25 सॉरी सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 25 में सबमिट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 13 में। देन अब हम स्टार्ट करेंगे 13 के बाद आगे चलते हैं। जो हमारा रूल है वो है रूल 18, वो बताता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एंड द जीएसटी नंबर है आपको मिला है जो ऑन द नेम ऑफ बोर्ड, वो हर एक एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू डिस्प्ले certification of the registration in the prominent location at the principal place of business and every additional place of business, वो डिस्प्ले मतलब अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है रजिस्टर्ड पर्सन है रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्हें मिला सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वो डिस्प्ले अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे लगाएंगे या फिर और भी कोई एडिशनल पे जहां वहां मैन्युफैक्चरिंग और भी काम करते हैं। देन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज good and service tax identification number on the name of the board existed at the entry of his principal place of business and every additional place or the place of business। सिंपल। और जो जीएसटी IN नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे भी अपने बोर्ड पे जब एंट्री करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस में भी लगाएंगे ना। अब बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर हमसे ज्यादातर होता है कि हमसे कोई भी फॉर्म भरते हैं कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, भाई इंसान ही गलती तो होगी तो गलती हो जाती है तो उससे सही करने के लिए हमें जैसे वेयर देयर इज एनी चेंज इन द एनी पर्टिकुलर फर्निश इन एप्लीकेशन कौन कौन से फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07, 09, 010 और 013, इधर केस में भी either the time of obtaining registration amend from the time to time the registered person shall within a 15 days within a जब से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना उसके बाद उसके 15 दिन के बाद such change submit an application duly sign electronic and form number GST registration 14। इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो उसके 15 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट करें। जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 04 में करेंगे। नाउ 15 उन्होंने बोला यहाँ पे कि एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डायरेक्टर करता मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड or trustee, chief executive or executive responsible for day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall approve the amendment within a 15 days from the date of receipt of the application in registration 14 and after due verification issue an order in the GST registration electronic such amendment shall affect from the date of occurrence of the event warranting amendment। सिंपल। जो यहाँ पे बोला क्या है कि अगर कोई भी चेंजेस कोई भी एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट या फिर पार्टनर को करते हैं डायरेक्ट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सिक्यूटिव इक्विवेलेंट ये सब लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे अफेयर्स के लिए। तो जब भी ऑफिसर जो होते हैं वो प्रॉपर ऑफिसर जो अमेंडमेंट कर देते हैं फिर विद इन अ 15 डे वो ऑर्डर इशू करते हैं रजिस्ट्रेशन 05 में रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं कि आपका अमेंडमेंट हो चुका है। नाउ अब बात करेंगे हम रूल 20। हम फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 16 पढ़ेंगे फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 16 पढ़ेंगे। इसमें ये लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन a person to whom registration has been granted under rule 12, जो 12 में हमने रजिस्ट्रेशन मिला था उसे और यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर has been granted rule 17 और
while electronic submit application in form number GST registration, including their detail of input held in stock, finished good held in stock, input containing semi-finished goods of capital held in a stock on the date from the which the cancellation of registration is out, and the liability thereon and detail of payment, if any, made against such liability. अगर कोई भी पर्सन इन दोनों को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करेगा एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, इंक्लूडिंग देयर जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या होगा, जो उनके पास इनपुट है, फिनिश गुड है, इनपुट कंटेन सेमी फिनिश दोनों है, कैपिटल गुड से लायबिलिटी है, ये सारी चीजें भरनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन पर्सन अदर देन पर्सन टू होम, जैसे आपने ऊपर पढ़ा उन्हें फाइल करना पड़ेगा ना। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन टू कैंसिलेशन इन द केसेस ऑफ 21। जो हमारा रजिस्ट्रेशन हमने लिया अभी तक जितने भी, उन्हें कैंसिलेशन करवाने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए और कैसे होता है। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अ पर्सन लायबल टू बी कैंसिलेशन इफ, कब हम लायबल हो जाएगा कैंसिलेशन के लिए, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस, जब वहां पे जिस प्लेस पे जो रजिस्ट्रेशन जिसकी चीज के लिए लिया, अगर वो वहां बिजनेस नहीं करना तब उसे कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा। इश्यू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इन द violation of the provision of this act or rule made therein। अगर कोई भी पर्सन इनवॉइस या फिर बिल जो होता है विदाउट सप्लाई, बिना सप्लाई करे ही कोई गुड्स वो इशू कर देता है, क्यों, अगर इशू करता है तो वो वायलेशन करता है, डिफ्रॉड करता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 ऑफ एक्ट या फिर रूल मेड देयर अंडर, कोई भी प्रोविजन अगर उल्लंघन करता है तो उससे जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। नाउ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आप ये अपने आप ही पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंशन, इसका मतलब कुछ टाइम के लिए उसको हटा दिया जाएगा, उसका वो यूज नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर का वो यूज नहीं कर सकता, वो होता है सस्पेंशन। नाउ बात करते हैं कैंसिलेशन अकॉर्डिंग टू रूल 22, where the proper officer has reason to believe that registered person is liable to be cancellation under section 29, he shall issue a notice to the such person in a form number GST registration 70। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लायबल है तो वो एक नोटिस सेंड करेगा जो रजिस्ट्रेशन 17 में होगा, requiring him to show cause within a 7 working day from the date of service or such notice why his registration should not be cancelled। और वो नोटिस बोलेंगे, वो नोटिस देगा और बोलेगा कि हमें जवाब चाहिए 7 दिन के अंदर कि हम आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों कैंसिल ना करें। रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस इशू अंडर सब रूल 1 शैल बी फर्निश, और जो हमें रिप्लाई देना है वो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 18 में आपको देना पड़ेगा। Then, where a person who has submitted an application for cancellation, his registration is no longer liable to registration or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in form number GST registration 19 within a 13 day from the date of application submit under the rule 20। अब इन्होंने बोला कि जो हमने क्या करा कि हमने रिप्लाई दिया और रिप्लाई देने के बाद भी लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि ये अब जरूरत नहीं है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद आपको एक ऑर्डर देंगे, जो ऑर्डर देंगे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में देंगे विद इन 13 डे। नाउ अब बात करते हैं where the reply furnished under sub rule 2 is found satisfied, the proper officer shall drop the proceeding and pass an order in form number GST 20। Simple। Now रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ, अब हमने जो कैंसिलेशन कर दिया हमारे प्रॉपर ऑफिसर ने उसको जो कैंसिलेशन करा उसको क्या कहते हैं कि वापस ला सकते हैं। जब कैंसिलेशन जो प्रॉपर ऑफिसर वो अपनी ही किसी मोशन अपने आप ही कर दे रहा, हमारी बात नहीं सुना, तब हम उसे वापस ला सकते हैं। जैसे arrested person whose registration is cancelled by the professor or in on cause on motion may submit an application for revocation of cancellation of registration in registration 21। अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अपने ही ऑन मोशन मतलब अपने आप ही कोई कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन, तो क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ बात करेंगे the proper officer is satisfied for the reason to record in writing that there are sufficient ground for the revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration in order by
registration by an order in GST within a 13 day from the receipt of the application, communication same to the applicant. Simple. अगर लगता है कि हाँ मैंने गलती करी है for the cancellation of registration, तो एक order issue करेगा for revoke the cancellation of registration by order from GST registration 22. Now, in the proper officer shall before passing order refer to clause B of sub rule 2 issue a notice फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. जब वो पहले ऑर्डर पास करेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन 22 उससे पहले वो एक नोटिस सेंड करेगा टू द एप्लीकेंट कि क्यों, कौन से फॉर्म में, पहले बताते हैं कौन से फॉर्म में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 23 में, क्यों मैं आपका एप्लीकेशन कैंसिल करूं, क्यों आपका मैं एप्लीकेशन जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोकेशन करूं, और आपको रिप्लाई जो देना पड़ेगा वो रजिस्ट्रेशन 24 में देना पड़ेगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. देन प्रिंसिपल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोमाइसेस इन सर्टेन केसेस. कुछ जब आपका आधार कार्ड फाइल नहीं कर पाते, ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते आधार कार्ड का, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस का. देन वो रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट बनाने के बाद you do on any other reason for after a grant of registration he may get such verification place of business in the presence of said person. Done a verification report along with the other document including photographs shall be uploaded in the form number GST on the common portal. Then उसके बाद वेरिफिकेशन जो करेंगे प्रॉपर, आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट देंगे, उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, फोटोग्राफ लगाने के बाद आप अपलोड कर देंगे इन फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 13 में द कॉमन पोर्टल विद इन 15 डे. कितने दिन के अंदर? विद इन 15 days. Now, मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन दे रखा है, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं. इसमें जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था आधार कार्ड से रिलेटेड, वही सारी चीजें इसमें भी दी हुई है. Now, अब बात करते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट. अभी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कब इशू करे जाते हैं, टैक्स इनवॉइस कब इशू करे जाते हैं, इनकी बात हम करते हैं. सो पढ़ते हैं. whenever transaction takes place, different kind of document are issued under different circumstances like invoice, credit note, debit note and bill of supply. अभी कब इशू करे जाते हैं इनका भी देखते हैं. Now, according to section 2 clause 66 of Central Good and Service Tax Act 2007 demanded that invoice or tax invoice as a tax invoice refer to section 31. सिंपल सी बात है, 31 में हमने पढ़ा था कि जो इनवॉइस है वो जब आप सप्लाई करते हो, सो बात करेंगे इनवॉइस की. टैक्स इनवॉइस, जैसे हमने बताया था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं 30 डे के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31. अब उसी की बात करते हैं. इनवॉइस इज अ कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द सप्लायर ऑफ द गुड और सर्विस टू द रिसिपेंट. सिंपल. इट डिफाइन बोथ parties involved and list and describe the item sold or service supplied, qualified them, exempt them and date, price and necessary document. जब भी हम इनवॉइस इशू करते हैं तो ये सारी चीजें हमें नेसेसरी होती है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए. हम दोनों पार्टी के नाम लिखेंगे, उनके अकाउंट जीएसटी नंबर लिखा जाएगा, फिर कौन सा गुड्स दिया, उसकी वैल्यू क्या थी, वो क्वांटिटी क्या थी, ये सारी चीजें इनवॉइस में होना चाहिए. Then the significance of this document has increased substantially with the advent of the GST, since involving matching mechanism has been introduced under the GST. The detail of invoice furnished under the tax statement of outward supply, taxable supply by the supplier, and then inward taxable supply furnished by the recipient must match that their pre-request for the recipient claim the input tax survey. सिंपल सा GST हमारा जो था वो इस लाने का इनवॉइस सबसे अच्छा तरीका था. इनवॉइस जब इशू हुआ तो हमारा सबसे अच्छा ये था कि हम जब भी क्लेम करते हैं इनपुट टैक्स सर्विस, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हम क्लेम कर सकते हैं. इनवर्ड सप्लाई करते हैं तो उन पे टैक्स पे करते हैं, तो उसे क्लेम करने के इनवॉइस सबसे अच्छा उपाय था कि इनवॉइस से हम सबसे आसान तरीके से क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ, in the case of supply of taxable goods, the invoice must be issued before at the time of removal of goods from the supply, where the supply involve the movement of good, and before at the time of delivery to the recipient, where the supply does not involve the movement of good. सिंपल सी बात है कि जब आप
गुड्स किसी को बेच रहे हो उससे पहले या फिर जब बेच रहे हो तभी सप्लाई हो जाना है गुड्स, तभी सप्लाई हो जाना चाहिए गुड्स। और इन्होंने बोला इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विस की बात करें तो सर्विस में जब भी विद इन 13 डे दिया जाता है, विद इन 13 डे जब आप सर्विस देते हैं या फिर सर्विस देने के बाद आपको 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस जो है वो इशू कर देना होता है। एंड इन द पीरियड ऑफ 25 डे इन अ केस ऑफ BPSI कंपनीज नो केस देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई। जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी हम कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं, इंस्टॉलमेंट में कोई प्रोडक्ट आपको सप्लाई करते हैं, सर्विस सप्लाई करते हैं, तो एट द लास्ट ऑफ में जब भी हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाता है या फिर लास्ट में हम सर्विस एंड द एंड में हम इनवॉइस इशू करते हैं। नाउ अब देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई, वही चीज है इसमें सेशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मीनाक्षी एंटरप्राइज कोलकाता मेक सप्लाई ऑफ गुड टू द धारनी एंटरप्राइज गाजियाबाद। The goods were the removed from the factory at Kolkata 13 में, hence the tax invoice must be issued on or before 30 में। जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव करा जा रहा है, मूव हो रहा है गुड्स का, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो यहाँ पे 13 में और थर्ड में से पहले या फिर उसी दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। नाउ बात करते हैं पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस में होनी क्या चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए एक टैक्स इनवॉइस में, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक टैक्स इनवॉइस में जब आप इनवॉइस इशू करते हैं। नाउ अब मोड्स की बात करते हैं। मोड्स कितने तरीके से हम एक टैक्स इनवॉइस, कितने तरीकों में एक टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कभी भी हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो हमें ट्रिप्लिकेट तीन कॉपी होते हैं टैक्स इनवॉइस के इशू करने पड़ते हैं। पहला ओरिजिनल फॉर द रिसिपेंट, जो रिसिप्ट कर रहा है सप्लाई उसका, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो, एंड थर्ड इज सप्लाई, जो सप्लाई गुड सप्लाई कर रहा है उनको। तीन हम इनवॉइस इशू करते हैं। एंड सर्विस में केवल 2 डुप्लीकेट दिया हुआ है, एक तो रिसिपेंट और दूसरा सप्लाई। नाउ where the goods being sent or taken approval for the sale or return removal before the supply take place, invoice shall be issued before at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। बात करते हैं कब कब हमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, कब कब हमें टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करना। सो एक्सेप्शन दे रखा है जब हमारी कोई भी सप्लाई जो 200 रुपए से कम हो, 200 से कम हो, तब हमें नहीं करना। फिर जब रिसिपेंट जो गुड्स से रिसिप्ट कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड हो, उसे इनवॉइस नहीं करना। और रिसिप्ट डज नॉट रिक्वायर, और जब रिसिपेंट नहीं चाहता कि मुझे इनवॉइस इशू मत करो, तब हम इशू नहीं करना होता टैक्स इनवॉइस। नाउ third registered person shall issue the consolidated tax invoice for the supply at the close of each day for the all supply. In case registered person is making exempted supply or his registration under composition levy cannot issue tax invoice in the case of bill issue। अगर कोई भी composition levy वाला होता है सेक्शन 10 के अंदर, तो उससे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती, उसकी जगह वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ भी इस चैनल से सीखे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।